हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स की हम लोग इससे पहले 3 वीडियोस बना चुके हैं और आज ये उस चैप्टर की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। तो पढ़ते हैं आज हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में। जो हमारे रिमेनिंग टर्म्स थे वो क्या थे स्टूडेंट? वो हमारी थी एक तो आपकी एंट्रोपी, एक आपकी हीट ऑफ कैपेसिटी, आपकी गिफ्ट फ्री एनर्जी एंड आपका वर्क डन। इन टर्म्स को हम आज क्लियर करेंगे इस लास्ट वीडियो में और देखते हैं कि इस टर्म्स को हम कैसे इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहली टर्म्स है हमारी इस चैप्टर में, वो हमारा है वर्क डन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेसिकली वर्क डन की अगर बात आए तो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग वर्क डन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको चीज़ बताई थी लास्ट वीडियो में, मैंने आपको 2 चीज़ पढ़ाई थी, एक आपका रिवर्सेबल प्रोसेस, एक आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक सिस्टम लेते हैं और जो हमारा थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम होता है वो हमारा क्या होता है, एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर। ठीक है बच्चों, ये एक पिस्टन लगा हुआ हमारे पास सिलेंडर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम। अगर हम थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तो उसमें सिस्टम हमेशा क्या रहेगा, हमारा पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि भाई रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, पहले हम वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये पिस्टन लगा सिलेंडर है, इस सिलेंडर में इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसके ऊपर पिस्टन है, इसके जो बाहर का प्रेशर है वो P एक्सटर्नल है और जो अंदर इसका प्रेशर है वो P इंटरनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाहर इसका जो वॉल्यूम जो आपका मतलब अब जिसका वॉल्यूम होगा पिस्टन, अब इसमें देखना ये है कि अगर पिस्टन को हम इसको कंप्रेस करेंगे या एक्सपेंशन होगा इसमें तो वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर हमने ये पिस्टन हमने इसको कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने पे क्या हुआ। ठीक है, अब कंप्रेस कब होगा और एक्सपेंशन कब होगा हमें ये भी पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम P एक्सटर्नल प्रेशर और P इंटरनल प्रेशर दोनों आपके आपस में अप्रॉक्सीमेटली क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये पिस्टन जो है बहुत धीरे धीरे नीचे आएगी, बहुत स्लोली आपको दिखाई नहीं देगी, तो इसको हम बोलेंगे रिवर्सेबल प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई रिवर्सेबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है बच्चों? इरिवर्सिबल में ये होता है कि अगर ये जो पिस्टन है हमने इसके ऊपर कोई वेट लगा दिया, कुछ रख दिया, तो फाइनली पिस्टन एकदम से नीचे आ गई। यहाँ पर पिस्टन नीचे आ गई, वॉल्यूम में चेंजिंग आ गया, है ना। वॉल्यूम में चेंजिंग आया तो फाइनली क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंजिंग आया, इसका मतलब आपका V फाइनल, V इनिशियल, उसको हम डिफरेंस निकालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो इस कंडीशन में P एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल P इंटरनल, ये कभी इक्वल नहीं होंगे। किस प्रोसेस के लिए? इरिवर्सेबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी रिवर्सेबल इरिवर्सेबल के लिए। अब इसके लिए हम लोग फाइंड करते हैं वर्क डन। ठीक है, वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो, वर्क डन कब होता है, अगर किसी सिस्टम के वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा तो आपका वर्क डन होगा। अगर सिस्टम के वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आ रहा है, वॉल्यूम में चेंजिंग 0 है, इसका मतलब वर्क डन भी आपका 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, आप देखो रिवर्सेबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि भाई अगर P एक्सटर्नल P इंटरनल में आपस में बराबर नहीं है, एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा है, पिस्टन नीचे आ गया, तो इसे हम बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल में क्या होगा, P एक्सटर्नल P इंटरनल अप्रॉक्सीमेटली आपस में हल्के बराबर रहते हैं, बराबर रहेंगे तो फाइनली क्या होगा बेटा, ये आपकी पिस्टन बहुत स्लो मूवमेंट करके नीचे आएगी, तो लगभग प्रेशर बराबर रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस। अब बात आती है कि भाई इसमें वर्क डन, मैंने बोला वर्क डन कब होगा, जब वॉल्यूम में चेंजिंग होगी। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ये आपकी पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पर इसका इनिशियल वैल्यू कुछ और था वॉल्यूम का। ठीक है, और जैसे ही आपका पिस्टन आपका नीचे आया, ठीक है, आपने इसको कंप्रेशन हुआ, कंप्रेस किया, इरिवर्सिबल प्रोसेस हुई, तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो गया, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इनिशियल आपका ज़्यादा था, फाइनल आपका कम हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो गया। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन हो रहा है।
इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है इसमें, ठीक है। तो कंप्रेशन होने पर वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन भी हो रहा है फाइनली। तो कंप्रेशन होने पर क्या होगा, वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। अगर ऐसा हो जाए एक कंडीशन में कि अगर इसमें हम करा दें क्या, एक्सपेंशन, ठीक है, तो एक्सपेंशन में क्या होगा कि अंदर वाला वॉल्यूम, अंदर वाला जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर, सिस्टम के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए, वो ज़्यादा हो जाए एक्सटर्नल से, ठीक है। भाई आप ये कह सकते हो कि ये बाहर वाला प्रेशर क्या हो जाए आपका कम, मतलब कम हो जाए इसके कंपेयर में। तो फाइनली क्या होगा, अगर ये प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपका गैस ऊपर को उठेगी, गैस ऊपर को उठेगी तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से इंक्रीज होगा तो गैस एक्सपेंड होगी, तो इसमें एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा। फाइनली एक्सपेंशन होने पर हमेशा वर्क डन क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है, मैक्सिमम वर्क डन होता है एक्सपेंशन में, कंप्रेशन में इतना मैक्सिमम वर्क नहीं होता। तो उस कंडीशन में हम लोग फाइंड करते हैं एक्सपेंशन के फॉर्म में वर्क डन, ठीक है। तो फिर आपका वॉल्यूम में चेंजिंग होगा, चाहे आपका कंप्रेशन हो चाहे आपका एक्सपेंशन हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा, आपका वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा। तो वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा इसका मतलब क्या, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो हमने मेन क्या बोला कि जब आपके वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा तो वर्क डन जरूर होगा, अगर वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों फॉर्म में हमने समझ लिया कि दोनों फॉर्म में कंप्रेशन में क्या होगा, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल से ज़्यादा हो जाएगा, पिस्टन नीचे आ जाएगी, वॉल्यूम फाइनल आपका डिक्रीज हो जाएगा, फाइनली वर्क डन आपका इतना नहीं होगा। एक्सपेंशन में क्या होगा, इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा होगा, गैस एक्सपेंड होगी, ठीक है, फाइनली वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा, फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा इनिशियल से, फिर वो आपका वर्क मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये तो हमने एक सिस्टम था पिस्टन लगा सिलेंडर, इससे हमने अपनी बेसिक टर्म सारी क्लियर कर ली, समझ ली, एक्सपेंशन क्या है, कंप्रेशन क्या है, रिवर्सिबल क्या है, इरिवर्सिबल क्या है। अब हम इसका जनरल जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, वो बेटा होता है W = PD, मतलब PdV, डिफरेंस इन वॉल्यूम। देखो वर्क डन थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन का मतलब होता है कि किसी सिस्टम के अंदर अगर वॉल्यूम में चेंजिंग आ रहा है इसका मतलब वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो जनरल फार्मूला लिखेंगे पहले हम लोग इसका, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा थोड़ा सा बेसिक हो गया। अब इसका जनरल फार्मूला क्या है ये देखो फटाफट से। तो जनरल फार्मूला ऑफ वर्क डन क्या होता है बच्चों, W = इंटीग्रेशन में आपका PdB, ये होता है आपका जनरल फार्मूला, ठीक है बच्चों। अब इसी फार्मूले में, जनरल फार्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे एक्सपेंशन में और कंप्रेशन में। तो लिखो यहाँ पे फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में क्या होगा बेटा, वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, इनिशियल वैल्यू समझ लो कि इनिशियल वॉल्यूम आपका 50 ml था, बाद में आपका 100 हो गया, तो 100 - 50 करोगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा वॉल्यूम का आपका, ठीक है। तो एक्सपेंशन में हमारा वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे बेटा हम, जब इसमें एक्सपेंशन होगा, हीट देने पर, हीट गिविंग, आपने हीट दिया, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगे, एक्सपेंड होने लगे फाइनली, तो एक्सपेंशन के लिए क्या टर्म्स होगा, B फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, यही तो होगा, ठीक है। अब फाइनली इसका डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, तो डिफरेंस क्या आएगा, DV, V फाइनल माइनस V इनिशियल, यही आया इसका डिफरेंस, ठीक है। अब इसका डिफरेंस किस में आएगा बेटा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि फाइनल तो ज़्यादा है और आप ज़्यादा में से कम माइनस कर रहे हो, तो इसका वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में, सीधी सी बात है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंस वाला DV क्या हो जाएगा हमारा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वैल्यू को पुट करोगे पॉजिटिव वाली, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, बाहर नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या कि आपका इसमें आपका नेगेटिव होने पे हमेशा एक्सपेंशन में क्या होगा, वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। हमेशा पूछता है कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक्सपेंशन में वर्क डन हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो आपने देखा, तो फिर यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए सेम फार्मूला यही आ गया हमारा, W = PdV, ये हमारा एक्सपेंशन के लिए वर्क डन का फार्मूला आ गया। और ये आपका
याद रखना है आपको कि ये हमेशा नेगेटिव फॉर्म में रहेगा। अब बात आती है कंप्रेशन। कंप्रेशन हम लोग फाइंड करते हैं कि भाई इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कंप्रेशन में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग वही कंप्रेशन में पिस्टन आपकी एकदम से नीचे आ गई, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से ज़्यादा हो गया, तो वॉल्यूम आपका फाइनल वाला डिक्रीज हो गया। तो अगर आप फाइनल का वॉल्यूम कम है, पहले आपका वॉल्यूम कितना था 50 और बाद में आपका रह जाए 20, तो आप 20 माइनस 50 करोगे तो माइनस का वैल्यू आएगा, और माइनस और बाहर फॉर्मूले में माइनस है, तो ओवरऑल क्या आएगा इसका पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, वर्क डन फॉर कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होगा, पिस्टन आपके नीचे आ गई है, ठीक है। तो इस कंडीशन में बेटा क्या होगा, बी फाइनल इज लेस देन वी इनिशियल, ठीक है। यानी कि फाइनल वाले से आपका इनिशियल जो है वो ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा होगा, आप इसका डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। तो डिफरेंस निकालोगे तो वैल्यू किस में आएगा बेटा, इन दोनों का डिफरेंस निगेटिव में आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि भाई फाइनल से इनिशियल ज़्यादा है। तो आप फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो 20 माइनस 50 करोगे तो माइनस का वैल्यू आएगा। तो माइनस का वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट करोगे फाइनली, तो करो पुट उसके लिए। तो क्या आया, माइनस तो ऑलरेडी था P, और ये वैल्यू भी क्या आ गया आपका, माइनस का D भी आ गया, ये माइनस का वैल्यू आ गया, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा आपका प्लस हो गया, प्लस का PdV, ये इंटीग्रेशन का साइन है आपका। तो फाइनली आपने क्या देखा यहाँ पे कि वर्क डन हमेशा कंप्रेशन के लिए पॉजिटिव आएगा, जिसका फॉर्मूला W=PdV है, और एक्सप्रेशन के लिए वर्क डन हमेशा निगेटिव आएगा। बस आपको ये टर्म्स याद रखनी है। अब डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम फाइंड करेंगे वर्क डन, जैसे एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ठीक है, उसके लिए फाइंड करेंगे हम लोग वर्क डन का फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला हमारा है बेटा इसमें वर्क डन का फार्मूला, वर्क डन, देखो यहाँ पे वर्क डन। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे वर्क डन फॉर डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोसेस में कौन कौन सा आएगा आपका, जैसे कि फॉर आपका सबसे पहले हम देखते हैं एडियाबैटिक निकाल लेते हैं कि भाई एडियाबैटिक में कैसे फाइंड करेंगे वर्क डन। वो तो आपका जनरल फॉर्मूला हो गया वर्क डन का कंप्रेशन और एक्सपेंशन के लिए, लेकिन वर्क डन हम निकालेंगे पहले एडियाबैटिक के लिए, या फिर पहले हम निकाल लेते हैं इसको आइसोकोरिक निकालते हैं पहले, चलो आइसोकोरिक कर लेते हैं इसको। आइसोकोरिक का मतलब है जिसमें आपका वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट, सीधी सी बात है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब डेल्टा V आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या है वर्क डन का, W=PdV, ठीक है। तो इसमें हम V का वैल्यू पुट करेंगे फाइनली, तो V का वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा, डिफरेंस क्या आ रहा है 0, तो W=-P×0, ठीक है। तो आपका W क्या होगा, 0 हो गया, कंप्लीट 0 आ गया आपका, किसके लिए, आइसोकोरिक के लिए। अब फाइंड करेंगे हम लोग आइसोबारिक के लिए। तो आइसोबारिक में क्या होगा बेटा, उसमें हम आइसोबारिक में प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा, आइसोबारिक में क्या रहता है आपका, कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट है आपका, ठीक है बच्चों। तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर डेल्टा P क्या होगा, डेल्टा P का मतलब 0। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, W=-PdV, है ना। तो अब यहाँ पे डेल्टा P 0 होगा ना, पर यहाँ पर डेल्टा P तो है ही नहीं, तो ओनली P है, तो P हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहाँ आता है आपके इंटीग्रेशन के बाहर आता है, तो W=-P, अंदर क्या बचा dV, ठीक है। P कांस्टेंट बाहर आ गया, dV डिफरेंस वॉल्यूम का कहाँ से हो रहा है, इनिशियल से फाइनल जा रहा है ना, तो इनिशियल से फाइनल जाएगा बेटा, तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे, क्या V1 से V2 हो रहा है, ये आपका डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो फाइनली V1 से V2 होगा, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा बेटा, मैथमेटिक्स में W=-P, यानी V का क्या होगी पावर, V2 और V1 हो गई, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे फाइनली तो क्या होगा, इसके साथ में ये आ जाएगा आपका W=-P ब्रैकेट में V2-V1, ये आ गया हमारा, ठीक है, V2-V1। और फाइनली V2-V1 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे W=-P डेल्टा V, ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए आ गया, आइसोबारिक के लिए। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि वहाँ आपने डेल्टा V तो 0 लगाया था, यहाँ पर डेल्टा P 0 क्यों नहीं लगाया, यहाँ डेल्टा P है नहीं, यहाँ पे सिंपल P है, तो P हमारा इसमें कांस्टेंट होता है, P कांस्टेंट बाहर आ गया,
तो हम डिफरेंस किसका निकालेंगे, वॉल्यूम का। V1 से V2 हो रहा है, ये इसके यहाँ पर आ गया, इसको हमने सॉल्व किया मैथमेटिक्स में तो V2 माइनस V1 हो गया और इसके डिफरेंस को हम लिखते हैं डेल्टा V। ये फार्मूला हमारा बेटा किसके लिए आ गया, आइसोबारिक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारा आता है, अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एक्सपेंशन कंप्रेशन के लिए पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस और आइसोथर्मल के लिए वर्क डन। इस पे न्यूमेरिकल आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब इसमें आपका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट, डेल्टा T 0 रहे, उसको बोलते हैं हम, लिखेंगे हम वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। और किसके लिए बेटा, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। ठीक है, तो आइसोथर्मल के लिए क्या होगा बेटा, सेम कंडीशन, डेल्टा T 0 यानी कि T कांस्टेंट। ठीक है, T कांस्टेंट है इसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। तो इसमें वेरिएबल क्या रहेंगे आपके, P और V, प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल रहेंगे, T कांस्टेंट रहेगा, तो प्रोसेस क्या बनेगी, रिवर्सिबली आइसोथर्मल। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम, तो लिखो बेटा यहाँ पे P एंड V बोथ आर वेरिएबल। ठीक है बेटा, चलो ये वेरिएबल हो गए, तो कैसे निकालो बेटा इसको, फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू, ये डिफरेंशियल किसका होगा, PdV का। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि P की जगह P वेरिएबल है, B वेरिएबल है, तो इसमें हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, nRT। P इज इक्वल टू nRT होता है, इससे हम P फाइंड कर सकते हैं, तो क्या आएगा, nRT अपॉन V आएगा। तो ये वैल्यू क्या हम उठाकर यहाँ पुट नहीं कर सकते, या पुट कर दो P की जगह, तो W इज इक्वल टू माइनस nRT अपॉन V इंटू DV। अब देखो इसमें N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T ऑलरेडी कांस्टेंट है ही आपका, तो अंदर क्या बचा, DV अपॉन V, इसको बाहर ले लो, W इज इक्वल टू माइनस nRT और ये डिफरेंशियल किसका, DV अपॉन V का। इतना सबको क्लियर हो गया। चलो अब हम डिफरेंशियल ले रहे हैं, तो सेम कंडीशन, अब डिफरेंस लेंगे इसका, तो इसका डिफरेंस वॉल्यूम में चेंजिंग क्या आ रहा है भाई, V1 से V2 हो रहा है, इनिशियल से फाइनल हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे V1 से V2 हो रहा है। इसको यहाँ पे कर लेते हैं इस साइड, तो हमारा क्या बनेगा, W इज इक्वल टू माइनस nRT, और इसको हम अब डिफरेंशियल आपने देखा ही है, डिफरेंशियल लेते हैं उसका इंटीग्रेशन होता है उसके बाहर, तो क्या आता है उसके, देखो ये होता है आपका ln होता है एंटीलॉग, और आपका डिफरेंस क्या है, V1 से V2। ठीक है, ये तो होता है मैथमेटिक्स में। चलो ये फाइनल हो गया आपका। अब इसको खोल लो बेटा, खोलेंगे तो कैसे होगा बेटा इसका हमारा, W इज इक्वल टू माइनस nRT, तो हमारा हो जाएगा ln V2 माइनस ln V1, ये हो गया। ठीक है, ln V2 माइनस V1। अब फाइनली इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉग में जो चीज भी माइनस में होती है, तो हमने फार्मूला पढ़ा है मैथमेटिक्स में, क्या होता है, अपॉन में आ जाता है, तो ln V2 अपॉन V1। ठीक है, अब ln को आप लॉग में चेंज करोगे तो फाइनली क्या करोगे, W इज इक्वल टू माइनस के 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, nRT ऐसी रहेगा, और लॉग 10 में चेंज हो गया V2 अपॉन V1। ये हमारा फॉर्मूला आ गया बेटा आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, वर्क डन के लिए, W इज इक्वल टू माइनस का 2.303 nRT लॉग V2 अपॉन V1। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों का फार्मूला हो गया। अगर प्रेशर की उसमें लेंगे तो बेटा तो क्या होगा आपका, अगर प्रेशर के फॉर्म में लोगे इसको तो P1 अपॉन P2 हो जाएगा, बस इतना याद रखना है आपको। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया हमारा, वर्क डन किसके लिए था, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब फाइंड करेंगे इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन। ठीक है, इसको रफ करते हैं। इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा बेटा आपका, बताया मैंने वही, ये पिस्टन आपके अगर नीचे आ जाएगी एकदम से, आप उसमें वेट लगा दोगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, इररिवर्सिबल। और इररिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल हमेशा क्या होता है, इंटरनल से ज़्यादा होता है। तो लिखो बेटा यहाँ पे इररिवर्सिबल प्रोसेस, है ना,
आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में सबसे बड़ी बात है कि पी एक्सटर्नल आपका, भाई इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट रहेगा, फार्मूला क्या होता है जनरल, W इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल dB। अब जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है आपका, है ना, तो ये बाहर आएगा बेटा, माइनस ऐसे ही रहेगा, पी एक्सटर्नल बाहर आएगा, अंदर क्या बचा dB, डिफरेंस बचा वॉल्यूम का, ठीक है। अब फाइनली क्या डिफरेंस हो रहा है, ये V1 से V2 जा रहा है डिफरेंस, इनिशियल V1 था, फाइनल V2 था। इसको सॉल्व करोगे तो W इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल ब्रैकेट में V2 माइनस V1, ठीक है। तो फाइनली क्या आएगा, W इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा V, यानी कि W इज इक्वल टू माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ये फार्मूला हमारा किसके लिए आ गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस फॉर आइसोथर्मल के लिए, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है। तो इरिवर्सिबल में आपको जो पी एक्सटर्नल वो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बेटा अगला टॉपिक हमारा आता है इसमें एंथैल्पी। तो एंथैल्पी क्या होती है हमारी, किसी सिस्टम के पास जो आपकी कंटेन टोटल एनर्जी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा इसमें, एंथैल्पी, ठीक है बच्चों। तो हम पढ़ेंगे अब एंथैल्पी। एंथैल्पी में तो क्या होता है बच्चों, पहले इसको डिफाइन करेंगे हम फटाफट से। एंथैल्पी, देखो एंथैल्पी में क्या होगा, तो लिखो इसे हम बेटा H से डिनोट करते हैं यहाँ पर, एंथैल्पी को H से, ठीक है। चलो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द हीट कंटेंट, इट इज द हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। मतलब किसी सिस्टम के पास जितना हीट कंटेंट है किसी भी सिस्टम के पास में, उसको बोलते हैं हम लोग एंथैल्पी, ठीक है। चलो जो सिस्टम हमारे पास ये है, ये गैस है, ठीक है। तो इसके पास जितनी भी एनर्जी, जितनी हीट है, इतनी एनर्जी, वो हमारी क्या है इसकी एंथैल्पी, ठीक है। इसको बेटा हम ऐसे भी दिखाते हैं, कभी कभी Q से भी दिखाते हैं, Q इज इक्वल टू H इज इक्वल टू U प्लस PV, इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे, ठीक। ये इसका फार्मूला है एंथैल्पी का। अगर दो सिस्टम है तो इसका फार्मूला क्या होगा, H1 U1 प्लस PV1, और सेकंड के लिए क्या होगा बेटा, H2 U2 प्लस PV2, यही फार्मूला होगा सेकंड के लिए। चलो इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो आप ऐसे करके, ये आप ऐसे बंद कर दो, ठीक है। अब दो सिस्टम का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा H हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, H2 माइनस H1 है ना, U2 माइनस U1, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे। अब प्रेशर कांस्टेंट है बेटा इसमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, Q भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा Q, और प्रेशर कांस्टेंट है तो P, QP, और U को लिख सकते हैं हम डेल्टा U, और प्लस P डेल्टा B। ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है बेटा। इसको हमें लिख के नहीं दिखाया बेसिकली, अगर लिख के दिखाएंगे इसको तो हम ऐसे वही चीज़ लिख सकते हैं कि U2 माइनस U1, PV2 माइनस P1, P कॉन्स्टेंट लोगे, U2 माइनस U1 को डेल्टा U लिखोगे, B2 माइनस B1 को डेल्टा V लिखोगे, तो फार्मूला आपका निकल के बेटा यही आएगा। ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो डेल्टा U डेल्टा B और P कांस्टेंट रहेगा आपका। हम इसको H को Q भी लिख सकते हैं, P का मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे, तो प्रेशर क्या रहा आपका कांस्टेंट, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा, है ना। और QP किसके इक्वल होता है, हमने यहाँ पढ़ा Q इक्वल टू H, डेल्टा Q किसके इक्वल होगा बेटा, डेल्टा Q कांस्टेंट डेल्टा H के इक्वल होगा, ये चीज़ आप जान लो, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा, एंथैल्पी हो गई, ठीक है। एक हमारा होता है बेटा चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी मतलब होता है कि इसमें क्या मतलब एंथैल्पी में क्या चेंजिंग आ रही है,
एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फिर उसको हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी। तो शॉर्ट में वो भी देख लेते हैं हम लोग, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हाँ बेटा, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, पहले हम हीट एक्सचेंज, ठीक है, हीट एक्सचेंज बाय द स्टेट, बाय द स्टेट, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी तो पढ़कर आए हैं, इसमें एंथैल्पी में आपका प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है बेटा, इज कॉल्ड, क्या जाना जाता है बेटा आपका, इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, इसे बोलते हैं हम, और इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा हम, डेल्टा एस से। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या हो गया, वही भाई, इसे क्यूपी से लिख सकते हैं, डेल्टा एस से लिख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, इसका फार्मूला बेटा ये भी हो सकता है एन सी पी डेल्टा टी, और हम पीछे पढ़कर आए डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, दोनों में हो सकते हैं इसके फॉर्मूले। ये हमारा आ गया चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा फिनिश। अब बेटा ये तो हमारी हो गई चेंज इन एंथैल्पी शॉर्ट में, कि भाई जो भी आपकी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एक्सचेंज हो रहा है उसी को हम कहते हैं चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एस से इसको डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला इसे क्यूपी से भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल, ये फार्मूला भी हो सकता है इसका, ये भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा हीट कैपेसिटी। अगला टॉपिक क्या है बेटा इसमें, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है देखते हैं अभी हम लोग। हीट कैपेसिटी का मतलब कि किसी भी अमाउंट का आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है उसका टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए किसी अमाउंट की, उसी का बोलते हैं हम लोग हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पहला बेटा आप इसकी, इट इज द, ठीक है, इट इज द amount, it is the amount of heat required, जितने अमाउंट हीट की आपको रिक्वायरमेंट है, समझे ना, रिक्वायर्ड टू रेज उस सब्सटेंस का, कोई सिस्टम है आपके पास या कुछ भी है उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम, द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम, और कितना बढ़ाना है आपको, y 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप कह सकते हो भाई हीट कैपेसिटी क्या है, आपके पास कोई भी सिस्टम है, अब सिस्टम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली हम लोग थर्मोडायनामिक्स में एक पिस्टन लगे सिलेंडर को सिस्टम मानते हैं। तो अगर उस सिस्टम का मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना हो तो उसके लिए हमें जितने अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसी को बोलेंगे हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा देखो बेटा फटाफट से, C = Q अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, आपको इतनी हीट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि टेम्परेचर क्या आपको T बनाना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, C = Q अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बेटा, इसमें अगर आपको हीट फाइंड करनी है तो फॉर्मूला होगा Q = C × डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, चलो क्या इसका यूनिट क्या होगा बेटा, इसका क्या होता है, Q का जूल, T का केल्विन, तो जूल पर केल्विन इसका यूनिट हो गया। ठीक है, और अगर टेम्परेचर सेल्सियस में लोगे तो जूल पर सेल्सियस हो गया। ठीक है बेटा, चलो कैसी प्रॉपर्टीज है ये, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज।
देखो बच्चों, आप मेरी थर्मोडायनामिक्स की वीडियो देखना, मैंने उसमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पढ़ा रखा है सब कुछ। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटेंसिव जो कि आपके मास पर डिपेंड करती हैं, इंटेंसिव जो मास पर डिपेंड नहीं करती। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल। अब बेटा ये कितने टाइप की होती है, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन समझ लिया हमने, फॉर्मूला समझ लिया, पर इसके टाइप्स क्या है। एक होती है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग अब। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसकी बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक क्या होती है बेटा, देखो अब इसमें स्पेसिफिक वर्ड लग गया ना, तो किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए हम करेंगे। मैं आपसे बोलूँ कि आपने कोई 1 kg सॉल्वेंट ले लिया, 1 kg आपने, उसका अमाउंट एक स्पेसिफिक है और उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाह रहे हो, तो उसके लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है आपको, वही हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इट इज अमाउंट, ठीक है बेटा, ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस। आप किसी सब्सटेंस को 1 kg ले रहे हैं, ठीक है, वाई 1 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर कितना बढ़ाना है आपको, 1 डिग्री सेल्सियस। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसमें बेटा हम एस लिखे थे। अब मैंने एस क्यों लिखा, स्पेसिफिक वर्ड के लिए मैंने यहाँ पे एस लिखा। क्या फॉर्मूला, Q इक्वल टू डेल्टा T, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब बेटा यहाँ पे ना साथ में m भी आएगा। अब m क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम वहाँ पे एक स्पेसिफिक उसका मास ले रहे हैं ना, m 1 kg, इसलिए फॉर्मूले में m आ गया। ये हीट और ये टेम्परेचर, इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, अब ठीक है, अगर यहाँ पे इसको हमें ये Q फाइंड करना हो तो क्या बनेगा फॉर्मूला, S इंटू एम इंटू डेल्टा T, ये वाला फॉर्मूला बन गया। अगर m यहाँ पे 1 हो जाए, डेल्टा T 1 हो जाए, तो Q इक्वल टू S आ जाएगा। सीधी सी बात है ना। अगर m इक्वल टू हम यहाँ पे 1 करें और डेल्टा T भी हम 1 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, Q इक्वल टू S। ये हमारी हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला, Q का फॉर्मूला हो गया जूल, इसका हो गया किलोग्राम इंटू सेल्सियस, या फिर केल्विन में लिख सकते हो। ये इसका फॉर्मूला हो गया, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है बेटा, ये कैसी प्रॉपर्टीज है, इट इज ए, ये बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। देखो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक बार आप पिछले वीडियो में रिवाइज कर लेना, देख लेना कि किस में क्या डेफिनेशन है एक्चुअली। तो अगर ये इंटेंसिव है तो इसका मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड होती है, एक्सटेंसिव नहीं होती। तो इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई आपकी। चलो नेक्स्ट बेटा आपकी आएगी मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब मोलर हीट का मतलब वहां पे, अब यहाँ पे हमने 1 kg सब्सटेंस लिया है तो स्पेसिफिक ले लिया। मोलर में हम वहाँ पे मोल्स लेते हैं, किसी सब्सटेंस के मोल, तो उसे बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, तो मोलर हीट कैपेसिटी में क्या होगा बेटा, इसमें आप लिखोगे वही सेम डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड, ठीक है,
इट इज़ द अमाउंट रिक्वायर्ड ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, है ना, ऑफ किसका, मोलर है ना, तो 1 मोल के लिए, ऑफ 1 मोल, ठीक है, और ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मतलब आपने सब्सटेंस लिया है उसका 1 मोल लिया है और टेम्परेचर कितना बढ़ाया है वाई 1 डिग्री सेल्सियस। ये बेटा इसकी डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पर कैपेसिटी में हमने सी तो लगाते हैं, आप मोलर ले तो यहाँ पे CM लगा दिया, ठीक है, और Q तो आता ही है अपॉन डेल्टा T आता है, लेकिन यहाँ हम M नहीं, यहाँ पे N लगाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही है सब्सटेंस के मोल की, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, अगर हमें Q फाइंड करना हो तो Q इज इक्वल टू CM इंटू N इंटू डेल्टा T, ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है बेटा। कैसी प्रॉपर्टी है आपकी, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है कि नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रही है ना, तो इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो, कैसा फंक्शन है ये, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन। देखो स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो सब डेल्टा में होते हैं, डेल्टा U, डेल्टा H, पर डेल्टा में नहीं है, यहाँ पे ये C है ओनली, तो कैसा है ये आपका पाथ फंक्शन, ये पाथ पर डिपेंड करेगा। लिखोगे इट इज ए पाथ फंक्शन, ठीक है बेटा। ये हमारी हो गई मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी आपकी बेटा 2 टाइप्स की हो जाती है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब ये तो CM हो गया, ये मोलर हीट कैपेसिटी है। अब कांस्टेंट प्रेशर पे होगी तो CP हो जाएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी तो CB हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा वही है, मोलर हीट कैपेसिटी किस पर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है बेटा। तो वही पढ़ेंगे हम नेक्स्ट इसमें, मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर के लिए आप इसको लिख सकते हो, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिख लो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है बेटा। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा बेटा, इसे बोलते हैं CB, तो CB बोलेंगे हम। तो इसको हम QB से भी लिख सकते हैं, CB से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको हम डेल्टा UB लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, तीनों लिख सकते हैं, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, तो CB नहीं, डेल्टा QB और डेल्टा U लिख सकते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, NCB डेल्टा T। अरे फॉर्मूला ये बना किससे है, फॉर्मूला पहले आप बना लो इसको, फॉर्मूला तो वही है ना हमारा, CB इज इक्वल टू QN डेल्टा T। भाई ये तो फॉर्मूला बना है हमारा, हम पीछे पढ़कर आए हैं, CM इज इक्वल टू QN डेल्टा T। तो हमने N की जगह B कर लिया कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो इससे हम Q निकाल सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, CB इंटू N डेल्टा T, ठीक है। ये फार्मूला आ गया हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है बेटा। और आपको पता है QB किसके बराबर होता है, QB क्या है यहाँ पे, ये मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, ये अब डेल्टा U के बराबर होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N डेल्टा T, डेल्टा U इज इक्वल टू CB इंटू N डेल्टा T, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब आ जाओ बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर QB बराबर होता है डेल्टा U के, तो कांस्टेंट प्रेशर पे किसके बराबर होगा, डेल्टा H के, ये याद रखना है बस आपको। तो यहाँ पे आ गया कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है बेटा। इसको रफ कर दे, देखो तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा बेटा,
QP, अब मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, डेल्टा एच के इक्वल होता है QP, वहाँ पर इक्वल तो डेल्टा यू के QB, यहाँ QP डेल्टा एच के इक्वल होगा। फार्मूला क्या होगा, NCP इंटू डेल्टा T। CP क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है बेटा, ये हमारा फार्मूला आ गया। इसको अगर वैसे लिखना चाहेंगे तो वैसे लिख सकते हैं हम, CP इज इक्वल टू QP एन डेल्टा T। ये तो फार्मूला था, इसमें हमने QP फाइंड किया तो ये मल्टीप्लाई में ले गए इसको, और QP किस इक्वल होता है, डेल्टा H के, कहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये बेटा हमारे फार्मूला हो गए मोलर हीट कैपेसिटी के। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पे। अब इन दोनों में रिलेशन होता है CP और CB, ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। क्या रिलेशन होता है, CP माइनस CB इज इक्वल टू R। ये हम बहुत पढ़ते हैं डेरिवेशन फिजिक्स में, तो ये भी आप रिलेशन याद कर लो। ठीक है, जहाँ पे आपका इन दोनों का जो एक आता है रेशियो CP अपॉन CB का, इसे बोलते हैं हम गामा। गामा टाइप में लिखते हैं, इसको बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। कभी कभी पूछ लेता है पॉइजन्स रेशियो। ठीक है बेटा, ये हमारा गामा हो गया, दोनों का रेशियो। ठीक है, इसे पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं। ये बेटा हमारी हीट कैपेसिटी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मोलर हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों में रिलेशन, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और नॉर्मल हीट कैपेसिटी, ये हमारा टॉपिक फिनिश। इसके बाद बेटा हमारा अगला टॉपिक जो इसमें आता है वो हमारा है एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी क्या है, तो सबसे पहले हम एंट्रोपी की डेफिनेशन देखेंगे, इसका यूनिट क्या है। ठीक है, कितने टाइप्स की होती है आपकी एंट्रोपी। तो बेसिकली बेटा हम एंट्रोपी की बात करें तो आपको पता है एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी इज ए रैंडमनेस। ये कह सकते हैं हम लोग, एंट्रोपी को हमें पर्टिकुलर अगर वन वर्ड में डेफिनेशन देनी है, उसे डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो हम सिंपल सा बोलेंगे एंट्रोपी इज ए रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। मतलब जो किसी चीज की डिसऑर्डरनेस को बताता है, वो चीज कितनी डिसऑर्डर में लगी हुई है, उसे ही बोलते हैं हम लोग एंट्रोपी, है ना। तो अब गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस कोई चीज फ्रीली मूव कर रही है, किसी के पास फ्रीडम है, फ्रीली घूम रहा है ना, तो उसका कोई ऑर्डर तो है नहीं, डिसऑर्डर है अपने आप में, फ्रीली घूम रहा है, फ्रीली मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसीलिए गैस के मॉलिक्यूल की एंट्रोपी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड की होती है और सबसे कम सॉलिड की होती है। क्यों, सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल ऑर्डर में पास पास लगे होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए एंट्रोपी का आपकी क्या है, एक डिसऑर्डरनेस, या कह सकते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें किसी सिस्टम में गैस के पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, तो ये किसी प्रॉपर्टी को बताता है आपका एंट्रोपी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पे, एंट्रोपी। एंट्रोपी, ठीक है, चलो पहले हम इसकी बेटा डेफिनेशन लिखेंगे छोटी सी, एंट्रोपी। तो लिखो एंट्रोपी क्या होगी बेटा आपका, द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, एक ही बात है। कोई चीज मतलब जो उसकी डिसऑर्डरनेस को बता रही है, कोई चीज कितने डिसऑर्डर में है, जो इसकी डिसऑर्डरनेस को बता रही है, वही हमारी एंट्रोपी हो जाती है। ठीक है, चलो इज कॉल्ड क्या जानी जाती है बेटा, वो हमारी एंट्रोपी। ठीक है, चलो लेकिन आपको पता है एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस में, क्योंकि गैस के पार्टिकल बिल्कुल डिसऑर्डरनेस में होते हैं, इधर उधर दाएं बाएं घूमते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें होती है बेटा, गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में। ठीक है बेटा, चलो ये बात समझ में आ गई। अब इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, भाई ये तो हमने नॉर्मल समझ लिया, मैथमेटिकल के टर्म्स में इसका फॉर्मूला क्या होगा एंट्रोपी का। ठीक है, तो वही देखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे हम मैथमेटिकली है ना, इट कैन बी एक्सप्लेन एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज, कैसे करेंगे इसको डिफाइन, एज द हीट एब्जॉर्ब्ड
द हीट एब्जॉर्ब्ड, द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। कोई सिस्टम कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बात समझ में आ गई। इन रिवर्सेबल प्रोसेस में, अब प्रोसेस कौन सी होनी चाहिए उसमें, रिवर्सेबल, इन रिवर्सेबल प्रोसेस। मैं आपसे बोलूँ कि किसी रिवर्सेबल प्रोसेस में कोई सिस्टम कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, वो हो गया। एट ए, किस पर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो डेफिनेशन मैथमेटिकली एंट्रोपी की क्या हो गई कि भाई कितनी हीट को कोई सिस्टम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिवर्सेबल प्रोसेस में एब्जॉर्ब कर रहा है, जितनी वो एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसी को हम कहते हैं बेटा एंट्रोपी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। भाई कितनी एनर्जी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वही क्या है उसकी एंट्रोपी, ठीक है। लेकिन प्रोसेस क्या होगी आपकी, रिवर्सेबल, पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है वहाँ पे एंथैल्पी या क्यू क्या होता है, पॉजिटिव। तो एंथैल्पी क्यू एक ही बात है, वो पॉजिटिव है, और टेम्परेचर टी पर कर रहा है। डेल्टा एस एंट्रोपी का डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा, ये इसका फॉर्मूला होगा एंट्रोपी का, ठीक है। ये इसको हम मैथमेटिकली दिखाते हैं। कैसा है बेटा, स्ट्रेट फंक्शन है ये, क्योंकि इसमें डेल्टा वर्ड आ गया। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिसमें डेल्टा आता है वो आपका स्ट्रेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता। कैसी प्रॉपर्टी है बेटा ये आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड नहीं कर रही है आपके मास पर। तो ये कैसी है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल यूनिट है। क्यू का यूनिट क्या होता है, जूल, और टी का केल्विन। अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो केल्विन, सेल्सियस में है तो सेल्सियस। कितना यूनिट इसका इजी है, ठीक है बेटा। अब हम एंट्रोपी को ना फाइंड कर लेते हैं। इसके दो फार्मूले हैं एंट्रोपी के, वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। उसके बेस पे हम फाइंड करेंगे इसको आइसोबारिक आइसोकोरिक पे। ये तो उसका जनरल फार्मूला हो गया एंट्रोपी का, और इसके दो फार्मूले और हैं जिसपे हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी, ठीक है, एट डिफरेंट प्रोसेस, है ना, इन डिफरेंट प्रोसेस, इन डिफरेंट प्रोसेस। डिफरेंट प्रोसेस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा एंट्रोपी को, तो इसका फॉर्मूला होता है, लिखो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी बी, ठीक है, एन सी बी एम, ठीक है, एन सी बी एम एल एन टी टू अपॉन टी वन, ठीक, प्लस एन आर एल एन बी टू अपॉन बी वन। ये फॉर्मूला आपको याद करना है बेटा एंट्रोपी का। एक तो ये होता है, ठीक है, दूसरा कौन सा है, डेल्टा एस कांस्टेंट प्रेशर पे एन सी पी एम एल एन, ठीक है, टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन। यहाँ बेटा P1 अपॉन P2 हो जाएगा। ऊपर कांस्टेंट वॉल्यूम पे था तो V2 अपॉन V1 था, यहाँ कांस्टेंट प्रेशर पर है तो P1 अपॉन P2 है, ये टर्म सेम रहेगी। ये दो फार्मूले एंट्रोपी के होते हैं, इस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं नॉर्मली। अब इन्हीं फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे आइडिया, मतलब आइसोकोरिक और आइसोबारिक के लिए, ठीक है। तो इसमें हम केस फर्स्ट लगाते हैं, ठीक है बेटा। केस फर्स्ट क्या है हमारा, कि प्रोसेस क्या हो, इन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक में क्या होगा, देखो आइसोबार में प्रेशर कांस्टेंट है ना,
ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट है आपका आइसोबारिक में, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसमें प्रेशर कहाँ आ रहा है बेटा, यहाँ आ रहा है। तो ये वाली टर्म्स आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होने पर आपकी पूरी, मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट लगा हुआ तो सब आपका गायब हो जाएगा, ये टर्म्स पूरा गायब हो जाएगा। तो बचेगा क्या बेटा आपका, ये बचेगा इतना पोर्शन, ठीक है। तो केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम, इन आइसोबारिक प्रोसेस, तो ये वाला टर्म्स आएगा बेटा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी एम एल एन T2 अपॉन T1। ये हमारा केस फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब आइसोकोरिक में क्या होगा बेटा, आइसोकोरिक का मतलब केस टू, केस टू में इन आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में क्या होगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम, ये वाली टर्म्स गायब हो जाएगी, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये टर्म्स पूरी गायब, तो ये तो बचेगा आपका ओनली कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये टर्म बचेगी। तो क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल टू, लिख दो एन सी बी एम एल एन T2 अपॉन T1। देखो दोनों में T2 अपॉन T1 आ रहा है, लेकिन डिफरेंस किस में आ रहा है, यहाँ पे CP है, यहाँ पे CB है, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, ठीक है। दोनों आपके फार्मूले सेम है। अब केस थर्ड और देख लेते हैं बेटा इसका। केस थर्ड है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में क्या होगा बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो केस थर्ड कहता है, केस थर्ड इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल में क्या होगा बेटा, आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे, तो फार्मूला क्या होगा, टेम्परेचर कौन वाला पोर्शन है भाई, टेम्परेचर तो इसमें भी आ रहा है, टेम्परेचर इसमें भी आ रहा है, तो ये वाला तो फार्मूला इससे भी बन जाएगा, एक फार्मूला इससे भी बन जाएगा, तो ये वाला पूरा फार्मूला आपका हट जाएगा, ये वाले पोर्शन आपका हट जाएगा, और ओनली एंड का ये बचेगा, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, ठीक है बेटा। तो कोई सा भी एक ले लो आप, तो इसका फार्मूला दो बनेंगे, एक तो ये वाला बनेगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर एल एन B2 अपॉन V1, या ये बचेगा, कौन सा वाला बचेगा बेटा आपका, डेल्टा ये वाला एन आर है ना, एल एन P1 अपॉन P2। तो ये दोनों ही फार्मूले हो सकते हैं आइसोथर्मल के लिए, दोनों में आपका टेम्परेचर है, दोनों टर्म्स आपकी गायब हो जाएंगी, तो ये दोनों फार्मूले दोनों ही हो सकते हैं, दोनों बराबर आएंगे, किसके लिए, केस थर्ड आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका बेटा फोर्थ केस आता है एडियाबैटिक, जिसमें आपकी एनर्जी का ट्रांसफर जीरो हो जाए, यानी क्यू, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं हम लोग, तो डेल्टा क्यू आपका जीरो होगा फाइनली, लिखोगे एडियाबैटिक, है ना। तो एडियाबैटिक में क्या होगा बेटा, केस नंबर 4 फॉर एडियाबैटिक, ठीक है। तो एडियाबैटिक में बेटा टी आपका क्या होगा, कांस्टेंट, तो टी कांस्टेंट होगा बेटा, तो आपका डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल होता है अपॉन टी, अब टी ही मैं कांस्टेंट कर दूंगी, है ना, या डेल्टा टी आपका जीरो हो जाएगा फाइनली। तो फाइनली आपका क्या होगा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे भी डेल्टा एस आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एडियाबैटिक किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ये ध्यान रखना, है ना, अनरिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक है बेटा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए है, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक आपकी आइसो क्या जानी चाहती है हम लोगों की, इसको बोलते हैं आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। तो लिखो यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज ऑल्सो नोन आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है बच्चों। ये हमारी हो गई एंट्रोपी की, हर प्रोसेस में हर टाइप में इसकी कंडीशन हो गई एंट्रोपी की, एंट्रोपी का फार्मूला आ गया, ठीक है। अब एक हमारा आता है बेटा एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज, अगर कोई फेज चेंज हो रही है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो उसमें एंट्रोपी का फार्मूला क्या होगा, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। वो भी हमारा कंपलसरी है इसमें। देखो बेटा
तो लिखेंगे यहाँ पे एंट्रोपी ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन। ठीक है, फेज ट्रांजिशन में देखते हैं इसको हम। देखो सॉलिड से अगर लिक्विड होगा, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड होगा तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला Q अपॉन टी। तो सॉलिड से लिक्विड हो रहा है बेटा, तो यानी फ्यूजन हो रहा है, तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस फ्यूजन और अपॉन टी। बात समझ में आ गई। अगर लिक्विड से गैस में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है फाइनली, तो लिक्विड से गैस में जाएगा तो डेल्टा एस Q इक्वल टू टी होता है, तो वेपर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेपराइजेशन। तो फाइनली क्या होगा हमारा यहाँ पे, डेल्टा एच की जगह क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी। ठीक है, फिर हमारा आता है सॉलिड से गैस यानी सब्लिमेशन, है ना। तो उस कंडीशन बेटा हमारा क्या होगा, सब्लिमेशन। तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी तो होता है, तो क्यू की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी। ठीक है, तो ये हमारे 3 फार्मूले बने जब हमारी फेज का ट्रांजिशन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस। उस कंडीशन में जो फार्मूला तो यही रहेगा, क्यू की जगह डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच सब्लिमेशन पुट करेंगे। तो ये बेटा हमारी हो गई एंट्रोपी टॉपिक हमारा फिनिश। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारा इसमें अगला टॉपिक आता है गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी और देखते हैं फटाफट से, थोड़ा चैप्टर बचा है आपका, देन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है आपकी, जब किसी हमारे पास कोई मैक्सिमम वर्क करने के लिए जो एनर्जी होती है अवेलेबल, ठीक है, आपको मैक्सिमम वर्क करना है और जो एनर्जी आपके पास अवेलेबल है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, किसी मैक्सिमम वर्क को करने के लिए जो आपके पास एनर्जी अवेलेबल है उसे बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है बेटा, तो लिखो इसमें, दिस इज द थर्मोडायनामिक क्वांटिटी। ठीक है बेटा, ऑफ द सिस्टम, किसी सिस्टम की कैसी क्वांटिटी है, थर्मोडायनामिक्स होती है। ठीक है, हुज वैल्यू, जिसकी वैल्यू, हुज वैल्यू डिक्रीज, जिसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, एंड कन्वर्ट, और किस में कन्वर्ट होती है बेटा, एंड कन्वर्ट इनटू, किस में होगी बेटा, यूजफुल वर्क, इनटू यूजफुल वर्क। बात समझ में आ गई। आपके पास कोई भी एनर्जी है और वो आपकी एनर्जी किसी मैक्सिमम वर्क को मतलब किसी काम को करने में कन्वर्ट हो रही है, उसी को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या लिखेंगे, दिस इज द थर्मोडायनामिक क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम, किसी सिस्टम की एक थर्मोडायनामिक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। अब आपके अंदर एनर्जी है, आप काम करोगे तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज होगी, जब आप उसको काम करने में सारी एनर्जी यूज करोगे तो घटती चली जाएगी ना आपकी बॉडी के अंदर, तो वही तो बोलते हैं हम गिब्स फ्री एनर्जी, वही इसका बेटा डेफिनेशन हो गया। तो इसका फार्मूला क्या है बेटा, इसके बाद फार्मूला देख लेते हैं। एक गिब्स डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है जो एक साइंटिस्ट ने दी थी, हेल्महोल्ट्ज ने। इसको हम इससे दिखाते हैं बेटा। ठीक है, अगर आपका वर्क डन प्लस 50 जूल है तो इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी किस में होगी, डिक्रीज हो रही है ना, तो माइनस में होगी, तो डेल्टा जी क्या होगा, माइनस का 50 जूल। ये याद रखना आप, भाई आपके अंदर एनर्जी 50 जूल है, अब आप काम कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी 50 माइनस में चली गई ना, आपने सारी एनर्जी काम करने में लगा दी, तो आपके अंदर 50 नहीं, वो -50 हो गई एनर्जी। तो हमेशा वर्क डन में क्या होगी, पॉजिटिव, और ये क्या होगी आपकी निगेटिव, डिक्रीज हो गई ना, इसलिए हम इसे बोलते हैं -50 जूल।
कैसी प्रॉपर्टी है बेटा ये? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बाकी आप एक्सटेंसिव इंटेंसिव ये लास्ट वीडियो में जो भी मैंने फर्स्ट से सेकंड वीडियो बनाई है उसमें सारा अच्छे से प्रॉपर पढ़ा रखा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव क्या होती है, वहां पर एक बार रिवाइज कर लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव, ठीक है। अच्छा, कैसा फंक्शन है ये? डेल्टा वर्ड आ रहा है तो इट इज ए स्टेट फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये आपका? स्टेट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें छोटा सा हम एक चीज और पढ़ेंगे, ये तो हमने डेफिनेशन इसका फॉर्मूला देख लिया कि किसी भी सिस्टम की हमें अगर स्पॉन्टेनिटी फाइंड करनी है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है कि रिएक्शन अपने आप से हो रही है या करानी पड़ रही है, तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी देखते हैं, इससे चेकआउट कर लेते हैं। अगर इसका वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव जो भी आता है तो हम बता देते हैं कि रिएक्शन या सिस्टम आपका कैसा है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो लास्ट हमसे बेटा इसकी और बची है अभी, वो क्या है वो देख लेते हैं फटाफट से हम लोग जल्दी से। क्या? स्पॉन्टेनिटी है ना, स्पॉन्टेनिटी किसका? किसी भी प्रोसेस का। अगर डेल्टा जी आपका गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू बेटा निगेटिव आ रहा है, ध्यान रखना, तो समझ जाना रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन खुद से हो रही है, आप करा नहीं रहे हो। जैसे कि अगर आप गर्मी में कपड़े सुखाते हो तो कपड़े अपने आप ही सूख जाते हैं, आपको सुखाना नहीं पड़ रहा। एवापोरेशन अपने आप ही हो रहा है, पानी एवापोरेट अपने आप ही हो रहा है, आपको कराना नहीं पड़ रहा। तो वो सारी प्रोसेस कौन सी होती है? स्पॉन्टेनियस। और उसके लिए एनर्जी हमसे क्या होती है? आपकी निगेटिव में होती है, एनर्जी खर्च हो रही है, चली गई, ठीक है। अगर डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव वैल्यू आता है तो हमारा प्रोसेस कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि हमें वो प्रोसेस कराना पड़ेगा, है ना, खुद से कराना पड़ रहा है, हमें एनर्जी दे नहीं पड़, तो वहां पर डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है। अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 आता है, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, इसका मतलब प्रोसेस किसमें है आपका? इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है प्रोसेस, जो भी सिस्टम है। मतलब बात हम लोग थर्मोडायनामिक्स में करेंगे सिस्टम की, क्योंकि हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं। तो अगर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, ना तो घट रहा है नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा इफेक्ट, तो डेल्टा जी उसके लिए 0 आएगा। अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस तो आपको डेल्टा जी। ये आपको 3 बातें ही याद रखनी है, एक काम आती है हर जगह, और कुछ याद नहीं रखना। ये बेटा हमारी गिब्स फ्री एनर्जी फिनिश हो गई। अब इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक बचा है, हैज लॉ, उसको पढ़ेंगे, देन हमारा चैप्टर कंप्लीट फिनिश, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा? हैज लॉ। देखो, हैज एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कोई भी रिएक्शन चाहे सिंगल स्टेप में हो चाहे कई सारे स्टेप में हो, उसकी टोटल जो एनर्जी चेंज इन एंथैल्पी होती है वो कांस्टेंट रहती है, ना तो ये डिक्रीज होती है ना इंक्रीज होती है, उसे हम बोलते हैं हैज लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा? हैज लॉ। और हैज लॉ में छोटी सी पढ़ेंगे डेफिनेशन, और एक पढ़ेंगे उसका हम एग्जाम्पल छोटा सा, देन हमारा फिनिश, ठीक है बेटा। देन हमारा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा इसके बाद। तो नेक्स्ट हमारा है हैज लॉ। तो हैज लॉ क्या कहता है बेटा? देखो, हैज लॉ कहता है अगर कोई रिएक्शन हो रही है ए से बी, तो इसके बीच में डेल्टा एच कुछ भी एंथैल्पी में चेंज आया होगा वो, ठीक है। या फिर ये रिएक्शन ऐसे हो रही है कि ए से बी बन रहा है, ए से सी बन रहा है ना, सी से डी बन रहा है, डी से बी बन रहा है, ये रिएक्शन कई स्टेप में हो रही है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे ए से सी बनने में एनर्जी E1 लग रही है, यहाँ से E2, यहाँ से E3, मतलब ए से बी बनने में तो एक तो बनना है डायरेक्टली, एक ए से बी बनने में आपको इतने सारे स्टेप चलने पड़ रहे हैं, यहाँ पे देनी पड़ रही है एनर्जी, यहाँ पे देनी पड़ रही है, यहाँ पे देनी पड़ रही है, E1, E2, E3। तो कहने का मतलब है, और यहाँ पे एनर्जी आपकी E है, ये इन सब का टोटल,
तो कहने का मतलब है, हैज़ ने बोला कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी सिस्टम, कोई भी रिएक्शन, चाहे एक स्टेप में हो, चाहे वो चीज़ कई मल्टी स्टेप में हो, तो टोटल एनर्जी एंथैल्पी का जो चेंजिंग है, जो कुछ भी डिफरेंस आता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इन तीनों का जो सम, जो चेंजिंग आएगा वो इसके इक्वली आएगा। इसी को हम बोलते हैं हैज़ लॉ। ठीक है, चलो तो उसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, द ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, द ओवरऑल चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए, किसके लिए, ऑफ ए केमिकल प्रोसेस। ठीक है, किसी केमिकल प्रोसेस के लिए, तो वो क्या होती है आपकी, इन डिपेंडेंट ऑन पाथ। पाथ पे क्या होती है आपकी, इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती आपकी। ठीक है, इस पाथ से कोई मतलब नहीं है उसको। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग हैज़ लॉ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी, इसी को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे डी कर लो, यहाँ पे सी कर लो। ठीक है, ये एक साइक्लिक मतलब वो हो रही है आपकी, एक मतलब रिएक्शन आपका वो है रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने इसको ए से डी बनने में डेल्टा एच माना, और इसको हमने मान लिया ए से बी बनने में डेल्टा एच वन, बी से सी बनने में हमने डेल्टा एच टू माना, सी से डी बनने में हमने डेल्टा एच थ्री माना। मतलब ए डी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बन रहा है, हम इसको ए से बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, सी से डी जा रहे हैं, तब ये डी बनना है। तो एक तो डायरेक्ट बनना है आपका ए से डी, तो उसमें डेल्टा एच एनर्जी आपकी यूज हो रही है, और एक आपकी बन रही है इनडायरेक्टली। तो कहने का मतलब है कि जो इन तीनों का एनर्जी का सम है वो डेल्टा एच के इक्वल होगा। डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू एंड डेल्टा एच थ्री, यही होता है हैज़ लॉ। हैज़ बोले कि चाहे वो एक स्टेप में डायरेक्टली हो रही है, जो आपका ये इसका एनर्जी, और इन तीनों का जो एनर्जी, इन तीनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। यही हमारा होता है हैज़ लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा आया बेटा, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा, देन हमारा चैप्टर फिनिश। ठीक है बच्चों, चलो तो नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे बेटा, देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है हमारा बेटा इसका ये, जैसे हमने लिया कार्बन सॉलिड फॉर्म में, प्लस लिया वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में, प्लस लिया ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। ठीक है, तीनों स्टेट आ गई आपके यहाँ पे। चलो यहाँ पे H2 नहीं, H2 ले लो, 2H2 आपकी गैस फॉर्म में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन तीनों हमने ले लिए एक साथ। ठीक है, अब इससे हमने बनाया, पहले हमारा बना यहाँ पे CO2। ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, प्लस 2H2 निकल गया, ये CO2 2H2 बन गया। ठीक है, चलो बन गया। तो इसमें जो एनर्जी बेटा खर्च हुई माइनस का 393 पॉइंट, ठीक है 5 किलो जूल एनर्जी खर्च हो गई इन तीनों से इसके बनने में डायरेक्टली। ठीक, अगर हम ऐसा करें कि हम यहाँ पर इससे बनाए क्या, इससे हम बना रहे हैं यहाँ पर C प्लस, यहाँ बना लिया हमने ये 2H2, कार्बन प्लस वाटर बना लिया। ठीक है, तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में है और ये गैस फॉर्म में है, तो हमारी कितनी एनर्जी खर्च हो रही है यहाँ पे देखते हैं अभी, माइनस का 483.6 जूल, किलो जूल, ये एनर्जी खर्च हो रही है हमारी। ठीक है, तो अब हमें इसमें देखना क्या है बेटा, और वही चीज़, और उसके बाद देखिए बनाना क्या है, हमें ये बनाना है भाई, हमने इन तीनों से ये डायरेक्ट बनाया तो इतनी एनर्जी खर्च हुई, और इन तीनों से पहले हमने ये बनाया तो हमारा इतनी एनर्जी खर्च हुई, उसके बाद फिर हमने तब इससे ये बनाया, लौट कर आपका यहाँ पर आ गया तो हमारी कितनी एनर्जी खर्च हुई, तो हमारी बेटा हुई यहाँ पे 90.1 किलो जूल। अब जरा एक बात देखो बेटा कि आपने इस एग्जाम्पल में क्या देखा कि आपने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों को डायरेक्टली रिएक्शन कराई और आपने CO2 और H2 बनाया, तो आपकी इतनी एनर्जी खर्च हुई। अब आपने इसको डायरेक्टली नहीं करा, पहले आपने इतनी एनर्जी खर्च की और फाइनली आपने ये बनाया। ठीक है,
ये बनाया, पहले ये बना, फिर इसमें आपने इतनी एनर्जी लगी आपकी, तब जाके ये बना। तो कहने का मतलब है कि जो इन दोनों का जो टोटल सम आएगा सॉल्व करके वो इसके इक्वल आएगा। कहने का मीन्स ये है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनका जो सम आएगा वो इसके इक्वल आएगा। तो फाइनली बेटा क्या होगा, इसको प्लस में ले लो, प्लस में जाएगी एनर्जी, ठीक है। तो इसमें से अगर ये माइनस करोगे तो फाइनली आपका यही आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो मल्टी स्टेप में आपकी एनर्जी यूज हो रही है उसको आप सॉल्व करोगे, उसको ऐड करोगे। ये प्लस का है माइनस का, तो ऐड करने पे माइनस होगा ये, तो प्लस का आंसर, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो ये इसका बेटा एग्जाम्पल हो गया हेस लॉ का। तो ये हमारा यहाँ पे हेस लॉ फिनिश हो गया, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। तो आज हमारा थर्मोडायनामिक्स इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर हमारी इसकी ये लास्ट वीडियो थी और इसमें हमने सारे टॉपिक को कवर कर लिया। हमने वर्क डन कर लिया हर प्रोसेस में, हमने हीट कैपेसिटी कर लिया, हमने एंट्रोपी कर ली, हमने गिब्स फ्री एनर्जी भी कर ली और लास्ट हमने हेस लॉ भी कर लिया। तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, थर्मोडायनामिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मैं जो डिस्कस करूँगी वो आपका या तो पी ब्लॉक होगा या आपको कुछ और चैप्टर हो सकता है, वन शॉर्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी वीडियो बहुत लंबा बन चुका है तो इसलिए अब इतना ही काफ़ी है आज के लिए। इसमें कोई क्वेरी कोई डाउट कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास। सारे फार्मूले एंट्रोपी के, वर्क डन के सारे फार्मूले यहाँ पे हमने कवर कर लिए हम लोगों ने, और इसके बाद इसमें कुछ बचता नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।